उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। साथ आपके मैं खुतिशा बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बड़ी खबर आपको बताएंगे। हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपके सामने आ रही है। कांवड़ यात्रा पर बड़ा फैसला यहां पर लिया गया है। दुकानों के आगे अब नाम लिखना अनिवार्य होगा, बेहद जरूरी होगा। यूपी जैसा आदेश उत्तराखंड में भी अब लागू होने वाला है। दुकान मालिक और स्टाफ का नाम अब दुकान के बाहर लिखना बेहद जरूरी होगा, यानी कि अब नेम प्लेट बाहर लगानी होगी। ढाबा दुकानदारों को नेम प्लेट अपनी दुकानों के बाहर लगानी होगी। 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने वाली है, जिसके पहले ये अहम बेहद महत्वपूर्ण फैसला यहां पर लिया गया है। उत्तराखंड सरकार ने इसके आदेश जारी किए हैं कि अब दुकानदारों को अपनी अपनी दुकानों के बाहर नेम प्लेट लगानी होगी, यानी कि नाम लिखना होगा दुकानों के बाहर कि ये दुकान, ये ढाबा या कोई भी अतिरिक्त दुकान, ये दुकान किसकी है, इसको कौन ओन करता है, ये नेम प्लेट पर लिखना होगा। और भी ज्यादा चर्चा करेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास खरे हरिद्वार से लाइव जुड़े हैं। विकास, ये जो फैसला सरकार ने लिया है कि अब दुकानदारों को या जो भी ढाबा संचालक है, किसी भी तरह की दुकान है, उसके आगे उसके बाहर अपनी नेम प्लेट लगानी होगी, ये फैसला क्यों लिया गया कांवड़ यात्रा के मद्देनजर, इसके पीछे क्या कारण है? बिल्कुल देखिए, जिस तरह से आगामी 22 जुलाई से कांवड़ मेला शुरू होने वाला है और इसको लेकर प्रशासन भी लगातार भरपूर यहाँ पर तैयारी कर रहा है। चूंकि देखिए जागृति जिस तरह से जो है काफी लाखों की संख्या में कांवड़िए हरिद्वार पहुंचते हैं, चूंकि हरिद्वार प्रशासन उत्तराखंड सरकार के द्वारा साफ तौर पर आदेश जारी किए गए कि जो भी ढाबा संचालन या फिर जिस तरह की कोई भी दुकान लगाना चाहता है उनको साफ तौर पर जो स्टाम्प के साथ वहां पर अपनी नेम प्लेट लगानी पड़ेगी, ताकि सुरक्षा के लिहाज से किसी प्रकार की कोई भी कांवड़ियों को दिक्कत का सामना ना करना पड़े। क्योंकि जागृति नेम प्लेट की भी इसलिए बोला चूंकि लाखों की संख्या में कांवड़िए हरिद्वार पहुंचते, शिवभक्त हरिद्वार पहुंचते, तो इसको देखते सुरक्षा के लिहाज से यह फैसला उत्तराखंड सरकार के द्वारा यहाँ पर लिया गया है, प्रशासन के द्वारा लिया गया है। तो ऐसा में जो है लगातार प्रशासन की तैयारी कर रहा है, ताकि जिस तरह के कहीं न कहीं आदेश जारी किया गया है। हालांकि अगर हम बॉर्डर की बात करें तो तमाम जो उत्तराखंड के बॉर्डर पूरी तरह से वहाँ पर दुरुस्त किए गए, तमाम जो सुविधा है वो भी कांवड़ के लिए वहाँ पर रखी गई, चाहे मेडिकल सुविधा हो या फिर भंडारे की सुविधा हो। इसमें समाज सेवी लगातार इस बार बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं कि जिस तरह से जो है समाज सेवी भंडारे का वहाँ पर संचालन करेंगे, तो इसको लेकर प्रशासन के द्वारा भी लगातार जो है निरीक्षण किया जा रहा है, चाहे वो कांवड़ पट्टी को लेकर किया जाए या फिर सुरक्षा को लेकर किया जाए। लगातार एसएसपी हरिद्वार भी सुरक्षा को लेकर यहाँ पर टोकन में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इस बार साफ आशंका जताई जा रही है कि पिछली बार से अधिक इस बार कांवड़िए हरिद्वार में पहुंचेंगे। लाखों की संख्या में कांवड़िए यहाँ पर हरिद्वार पहुंचते हैं और जिस वक्त यहाँ पर कांवड़िए हरिद्वार पहुंचेंगे उनको लेकर यहाँ पर सुरक्षा तमाम चाक चौबंद यहाँ पर की गई। कई सेक्टर और कई यहाँ पर जो है जोन में यहाँ पर पूरे हरिद्वार को बांटा गया है। तमाम सेक्टर और जोन पर जो यहाँ पर अधिकारी तैनात किए गए हैं। हालांकि जो पुलिस फोर्स है वो भी यहाँ पर लगाए गए, चाहे वो जल पुलिस की अगर हम बात करें तो जल पुलिस की भी यहाँ पर तैनाती की गई, ताकि जो भी कांवड़िए गंगा में स्नान करते हैं स्नान के दौरान कोई भी कांवड़िए गंगा के तेज बहाव में ना बहे, तो उनके बचाव के लिए भी यहाँ पर जो है जल पुलिस की तैनाती कर दी गई है। तो ऐसे में जो है लगातार जिस तरह से कांवड़िए फिलहाल हरिद्वार पहुंचने शुरू हो गए, हालांकि 22 तारीख से कांवड़ मेला यहाँ पर पूरा पीक पर शुरू हो जाएगा, तो इसको लेकर जो तमाम जो सुरक्षा के इंतजाम आते हैं वो भी प्रशासन के द्वारा यहाँ पर दुरुस्त किए गए हैं। जी बिल्कुल विकास, तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि प्रशासन की तरफ से जो सुरक्षा व्यवस्था है वो यहाँ पर सुदृढ़ की गई है कांवड़ यात्रा के मद्देनजर। अब क्योंकि कुछ ही दिन बाकी है, 22 तारीख से कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है, और जिस तरह से अभी आपने बताया कि इस बार जो आंकड़ा है वो बहुत बड़ा होने वाला है पिछले साल के मुताबिक, तो यहाँ पर सुरक्षा के अलावा और क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? क्या कोई इस तरह के भी इंतजाम देखने को मिल रहे हैं आपको हरिद्वार में, जिससे कांवड़ियों की ये जो यात्रा है वो थोड़ी सी और सुगम हो जाए? बिल्कुल देखिए, तीसरा अगर हम हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार में सुरक्षा के लिहाज से जो सीसीटीवी कैमरे से यहाँ पर जो है तीसरी आंख से निगरानी यहाँ पर रखी जाएगी। एक दिन यहाँ पर साफ तौर पर पुलिस के द्वारा बनाए गए हैं कि जो खुफिया टीम है, खुफिया विभाग है, वो भी पूरी तरह से यहाँ पर सतर्क रहेगा, ताकि सुरक्षा के लिहाज से कोई भी दिक्कतों का सामना आने वाले शिव भक्तों को हरिद्वार में ना करना पड़े। इसको लेकर जो पार्किंग है वहां पर भी जो सीसीटीवी से जो है निगरानी रखी जाएगी। हालांकि पार्किंग के लिए भी टोटल अगर हम बात करें तो काफी ऐसी पार्किंग है जो प्रशासन के द्वारा बना गई है, ताकि ट्रैफिक की व्यवस्था दुरुस्त यहाँ पर रहे। ऐसे में जो जाम की समस्या से 2-4 शिव भक्तों को ना होना पड़े, ये भी पूरी टीम यहाँ पर लगा गई है। ट्रैफिक को लेकर भी हरिद्वार प्रशासन के द्वारा यहाँ पर कल जो है बैठक की गई थी, ताकि ट्रैफिक की समस्या किसी भी
यात्री को जो जूझना ना पड़े। हालांकि अगर हम बात करें हरिद्वार की, हरिद्वार हर की पैड़ी पर जो है तमाम व्यवस्था वहां पर की गई। हर की पैड़ी के आसपास भी जो है सीसीटीवी कैमरे से वहां पर जो है निगरानी रखी जाएगी। हालांकि ड्रोन के माध्यम से जो है पूरी निगरानी वहां पर रखी जाएगी। जी और आने वाले जो शिव भक्त है उनका स्वागत उत्तराखंड सरकार के द्वारा हेलीकॉप्टर से यहाँ पर किया जाएगा। फूलों की जी बरसात से जो है सभी शिव भक्तों का स्वागत करने के लिए उत्तराखंड सरकार यहाँ पर तत्पर तैयार है। जी बिल्कुल बिल्कुल विकास, यानी कि स्वागत के लिए कांवड़ियों के लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं और साथ ही सुरक्षा के मद्देनजर भी यहाँ पे अच्छे खासे इंतजाम किए गए हैं। और प्रशासन ने, सरकार ने अब नया आदेश भी जारी कर दिया है नेम प्लेट लगाने का दुकानों के बाहर, ठीक यूपी जैसे। जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, कांवड़ की जो हमारी तैयारियां हैं इसके संबंध में जो होटल, ढाबे हैं, रेस्टोरेंट्स हैं और साथ में जो रेडी ठेली वाले जो कांवड़ मार्ग पर लगाते हैं उनको लेके हम लोगों के द्वारा एक जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि वो अपनी जो शॉप्स हैं उसमें प्रोप्राइटर्स का नाम लिखेंगे और ऐसा न करने की स्थिति पर उनके खिलाफ हम लोग कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। सर, हम खाना चाय पानी बेचते हैं, भोले की सेवा में लगे हुए हम भी। और भी हमारे जो मतलब बैनर लगाने के लिए हमें सरकार ने आदेश दिया है, अपने नाम का बैनर लगाइए, फोटो लगाइए अपने नाम का उस पर, और अपना मोबाइल नंबर होना चाहिए। किसी भी चीज के मतलब भोले के साथ में कोई दुर्व्यवहार ना होना चाहिए। वो आदेश है कि अपने नाम की लिस्ट लगाए, बैनर बनवाए, उस पर अपना फोटो लगाए भाई, जिससे कि लोग जो अपनी पहचान छुपाने के लिए नाम बदल देते हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छी चीज है भैया, अपनी पहचान छुपाना कोई वो तो है नहीं, कुछ गलत काम तो कर नहीं रहे हैं, हम की पहचान छुपाएंगे। अच्छा है, लगा लेंगे हम भी आज ही। क्या आदेश हुआ है, क्या वो बताया गया आप लोगों को? हमें बैनर का बताया गया है कि नाम और पता नंबर उस पे मतलब क्या आप बेच रहे हो वो चीज लिखवा के, वो छपवा के उसके बाद वो लगाओ। आगे बढ़ेंगे खबरों के साथ और बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। बड़ी जानकारी इस वक्त के देहरादून से। लोकसभा चुनाव के परिणामों की आज भी समीक्षा होगी। कांग्रेस नेता पीएल पूनिया, रजनी पाटिल समीक्षा करेंगे। कल भी एक बैठक हुई थी, नेताओं से इस बैठक में फीडबैक लिया गया था लोकसभा चुनाव को लेकर ही। लोकसभा चुनाव जो हुए उसमें कांग्रेस को यहां पर जिस तरह से हार का सामना करना पड़ा, उसके बाद अब मंथन और समीक्षा का दौर पार्टी में शुरू हो गया है। बीते दिन भी कई नेता, कई कार्यकर्ता बैठक में शामिल हुए थे और उनसे फीडबैक लिया गया था। और आज भी ये बैठक एक बार फिर से जारी है। आज भी कांग्रेस कार्यालय में नेताओं के साथ एक बड़ी बैठक होने वाली है और फिर से बैठक का एजेंडा वही लोकसभा चुनाव की समीक्षा। और यहां पर समीक्षा करते हुए संभावित तौर पर, निश्चित तौर पर ये कारण निकाले जाएंगे बातचीत करके कि आखिर ये जो हार पार्टी को लोकसभा चुनाव के दौरान मिली, जहां जहां पर प्रदर्शन खराब रहा, वहां पर ऐसे क्या कारण रहे, ऐसी क्या चीजें रही जिसकी वजह से हार का सामना करना पड़ा पार्टी को। तो इन्हीं मुद्दों पर बातचीत बैठक के दौरान की जाएगी और मंथन किया जाएगा और आगे की रणनीति उसी हिसाब से यहां पर पार्टी में बनाई जाएगी। यानी कि मुख्य एजेंडा लोकसभा चुनाव की समीक्षा और मंथन। बीते दिन भी एक बैठक हुई थी और आज फिर से वही बैठक कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस पार्टी की जारी, लोकसभा चुनाव के परिणामों की समीक्षा। और आपको बता दें कि पीएल पूनिया, रजनी पाटिल इस बैठक की अध्यक्षता मुख्य तौर पर करने वाले हैं। इन दोनों नेताओं की अध्यक्षता में यह बैठक होगी और यही दोनों नेता सभी कांग्रेस नेताओं, कार्यकर्ताओं से बीते चुनाव का फीडबैक लेंगे। और बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। खबर देहरादून से है। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की अहम बैठक हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। सचिवालय स्थित विश्वकर्मा भवन के सभागार में कैबिनेट की बैठक हुई। कृषि, वन, गृह, स्वास्थ्य सहित 22 मुद्दों को बैठक में रखा गया। सचिव शैलेश बगोली ने कैबिनेट निर्णय के बारे में जानकारी दी है। कैबिनेट बैठक में जम्मू के कठुआ आतंकी हमले में उत्तराखंड के 5 शहीद वीरों को और केदारनाथ की विधायक शैला रानी रावत को श्रद्धांजलि दी गई। 5 लाख तक के टेंडर स्थानीय ठेकेदारों को दिए जाने के बारे में भी आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा निर्णय लिया गया। और इसके साथ साथ ये भी निर्णय लिया गया कि जो हमारे उत्तराखंड के जो ठेकेदार हैं उनकी क्षमता विकास करने के लिए भी उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा और उसके बारे में नियोजन विभाग पूरा व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेगा।
तो वहीं देहरादून में हुई बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक के बाद अब पार्टी ने एक वर्ग तक के कार्यक्रम तय कर दिए हैं। वहीं बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया कि लोकसभा में 5 सीटों को जिताने के लिए बूथ स्तर तक मतदाताओं का आभार व्यक्त किया जाएगा और यह भी कहा कि जल्द ही भारतीय जनता पार्टी में मंडल स्तर, जिला स्तर, प्रदेश स्तर और उसके बाद राष्ट्रीय स्तर तक के चुनाव होने हैं। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अभी विस्तारित प्रदेश कार्य समिति की बैठक देहरादून में संपन्न हुई, जिसमें हमारे करीब 1350 प्रदेश के पदाधिकारी और मंडलों तक के मंडल अध्यक्ष हमारे उसमें शामिल हुए और आगामी कार्यक्रमों को लेकर के विस्तार से उसमें चर्चा की गई और आगे के कार्यक्रम भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अपने तय किए गए हैं। और पहले सबसे पहला जो कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का जो अभी चलाया जा रहा है, उत्तराखंड की जनता ने आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए बड़ी उत्साह के साथ प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को दिया है। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो आम मतदाता है उसका अभिनंदन करने के लिए, उसका आभार व्यक्त करने के लिए बूथ स्तर तक कार्यक्रम चलाए जाने हैं। तो वही खटीमा में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रमेश चंद्र जोशी ने कार्यकर्ताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने विगत दिनों आई भीषण आपदा को लेकर चर्चा की। बीजेपी नेता ने खटीमा के आपदा पीड़ितों को मुख्यमंत्री धामी की ओर से दी गई 10 करोड़ की राशि रिलीज करने पर उनका आभार एवं धन्यवाद व्यक्त किया। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि 9 जुलाई का दिन इस प्रदेश के लिए आपदा के रूप में आया था। पहले हमारे उत्तराखंड के 5 जवान जम्मू कश्मीर में शहीद हुए और उसके बाद प्रातकालीन सूचना जब मिली थी तो पहाड़ी क्षेत्रों में भारी भूस्खलन हुआ है। खटीमा के लिए दैवीय आपदा का दिन था। मेरे द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया है यहाँ की वस्तुस्थिति के बारे में। उन्होंने तत्काल प्रशासन को निर्देश दिए, डीएम महोदय को निर्देश दिए कि ये जो भी खटीमा में बाढ़ आपदा आई है इससे तत्काल निपटा जाए और इसी परिप्रेक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए जिलाधिकारी द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए घरों में जो लोग फंसे हुए थे उनको एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के द्वारा निकाला गया और उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया, जहां पे उनके लिए भोजन की व्यवस्था, अन्य सारी सामग्री की व्यवस्था की गई थी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। इस क्षेत्र के विकास के बारे में वो हमेशा से चिंतित रहे हैं। तो आज ये जो आपदा की घड़ी आई है तो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा खटीमा की इस आपदा की घड़ी में वो लगातार खटीमा वासियों के साथ हैं। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे और बता दें आपको, विकास नगर में जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी के साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने गवर्नर के खिलाफ तहसील का घेराव किया। इस दौरान जमकर नारेबाजी भी की गई। तो वहीं रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि जब गुरमीत सिंह ने राज्यपाल पद की बागडोर अपने हाथ में ली है तब से लेकर आज तक इनके द्वारा किसी भी मुद्दे पर संवेदनशीलता न की दिखाई गई और न ही कभी जनता का दर्द जानने की उन्होंने कोशिश की। ऐसे में उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। जो राजभवन की कार्य प्रणाली है, आप देखते हैं लगातार 1.5-2 साल से हम राजभवन की जो है कार्य प्रणाली को लेकर, उनकी उदासीनता को लेकर आंदोलित है। राजभवन बिल्कुल भी जागने को तैयार नहीं। जनता की जो मांगे हैं, जो जनता की पीड़ा है, उसको सुनेगा कौन? राजभवन तो बिल्कुल अपना चादर तान के पड़ा है। मामई गवर्नर साहब हमारे ऐसे, हमें तो ये उम्मीद थी कि भाई एक फौजी है, पूरी जनता उम्मीद कर रही थी प्रदेश की कि फौजी है, पता नहीं क्या कर देंगे। लेकिन जिस तरह से उनकी कार्य प्रणाली है, निश्चित तौर पे बहुत कष्टकारी, पूरा प्रदेश झुलस रहा है। बिजली के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। तमाम लाइन लॉस है कि 2-2 हजार करोड़ रुपए के लाइन लॉस हो रहे प्रति वर्ष, लेकिन उसे रोकने में भी कभी भी उन्होंने सरकार में चाबुक चलाने का काम नहीं किया। उत्तराखंड में राज्य की 2 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के बाद अब केदारनाथ विधायक शैला रानी रावत के निधन के बाद केदारनाथ विधानसभा में भी उपचुनाव होने हैं। तो वहीं केदारनाथ उपचुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैथुला ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस खाली बयानबाजी ही करती है, कांग्रेस अपने नेताओं पर निशाना साधती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दोनों सीटों पे बहुत मेहनत की और जनता जनार्दन का आदेश सराखों पर भारतीय जनता पार्टी ने दोनों सीटों पे हम हारे हैं और एक सीट पर हमने
ऐसा कंटेस्ट किया है कि जो इतिहास में कभी हुआ नहीं था। इसलिए कांग्रेस पार्टी केवल बयानबाजी करती है। कांग्रेस पार्टी पहले अपने कार्यकर्ताओं को, अपने प्रदेश के नेताओं को साधने का काम करे, फिर आगे की बात करे। केदारनाथ चुनाव जैसे ही होगा उपचुनाव की घोषणा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे मनोयोग से उस चुनाव में लगने वाले हैं। और आपको बता दें कि देहरादून में उपचुनाव में जीत के बाद पहली बार नवनिर्वाचित विधायक कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे, जहां मंगलौर से विधायक काजी निजामुद्दीन और बद्रीनाथ सीट से विधायक लखपत बुटोला का कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष समेत नेताओं ने जोरदार स्वागत किया। बता दें कि बद्रीनाथ से लखपत बुटोला ने राजेंद्र भंडारी को भारी मतों से हराया था, तो वहीं मंगलौर में काजी निजामुद्दीन ने बीजेपी के करतार सिंह भड़ाना को पटखनी दी। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बयान देते हुए बताया कि कांग्रेस केदारनाथ धाम के नाम का उपयोग केवल और केवल केदारनाथ में होने वाले उपचुनाव के लिए कर रही है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। कह रहा हूं कि कांग्रेस के पास में किसी भी प्रकार से उनको राजनीति करने के लिए कोई मुद्दा चाहिए है, और इसलिए उनको इसमें राजनीति करने, आप जानते हैं कि केदारनाथ में अभी विधानसभा के उपचुनाव भी होने हैं, तो कांग्रेस पार्टी इस एजेंडे को लेकर के, केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव को लेकर के, उस एजेंडे के तहत में ये सारी चीजें कर रही है। और जबकि जिन लोगों ने वो ट्रस्ट बनाया था, उन ट्रस्ट के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा घोषणा भी की है कि वो अब इस नाम से ट्रस्ट इत्यादि नहीं वो करेंगे और न इस नाम से मंदिर बनाएंगे। लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी उस मुद्दे को जिंदा रखना चाहती है ताकि चुनावों तक वो मुद्दा जिंदा रहे। तो इस वक्त बुलेटिन में बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त अपने सामने आएगी। चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग मलबा आने से बाधित हो गया है। भारी बारिश होने के कारण जगह जगह मलबा इकट्ठा हो गया है और पुलिस प्रशासन के लोग रास्ता खुलवाने के लिए पूरी तरह से जुटे हुए हैं, एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। और यहां पर भारी बारिश के चलते ये स्थिति अब निर्मित हुई है कि सड़कें पूरी तरह से जाम हो गई है। आवाजाही, यातायात पूरी तरह से प्रतिबंधित और ठप हो चुका है। और इसके पीछे कारण ये बताया जा रहा है कि मलबा जो है वो सड़कों पर आके गिर गया है और इसी की वजह से जो सड़कें हैं वो पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी हैं। मलबा गिरने की वजह से सड़कें बंद हैं, सड़कें ब्लॉक हो चुकी हैं, जिसकी वजह से अब लोगों को आने जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। समस्याएं यहां पर लोगों को हो रही हैं, वाहनों की आवाजाही ठप हो गई है। और चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग की ये पूरी घटना है जहां पर मलबा इकट्ठा होने की वजह से, मलबा राजमार्ग पर गिरने की वजह से ये स्थिति अब यहां पर निर्मित हो गई है। अब ये जो पूरा मामला है, जो सिचुएशन यहां पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनी है, निर्मित हुई है, इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, अपनी अलर्टनेस यहां पर दिखा रहा है। यहां पर कई लोग मौजूद है प्रशासन की तरफ से और पूरी कोशिश यहां पर सभी के द्वारा की जा रही है कि जल्द से जल्द यहां पर जो मलबा इकट्ठा हुआ है उसको मशीनरी की मदद से यहां से हटाया जाए, रास्ते को साफ कराया जाए, क्लियर कराया जाए, ताकि यहां पर लोग जो है वो आना जाना कर पाए और जैसे पहले ये सड़क थी, जैसे पहले ये राजमार्ग था, वैसा कि दोबारा से बन जाए। चंपावत से बड़ी जानकारी, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग, ये इसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर सामने, जहां पर पुरजोर कोशिश पुलिस प्रशासन द्वारा की जा रही है ताकि रास्ता यहां पर खुल जाए और मलबा गिरने की वजह से चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो गया है। मॉनसून ने अब प्रदेश में दस्तक दी है और मॉनसून की वजह से ये परेशानियां अब देखने को मिल रही है। एक दौर था, एक समय था हाल ही में कुछ दिनों पहले जब लोग इंतजार कर रहे थे मॉनसून का, गर्मी से लोग पीड़ित थे, भीषण गर्मी की वजह से लोग तड़प रहे थे और ऐसी मांग कर रहे थे कि बारिश हो, मॉनसून आए, जिसकी वजह से मौसम में थोड़ी ठंडक आए, टेम्परेचर में गिरावट दर्ज की जाए। लेकिन अब ये मौसम, ये बारिश आफत बन गई है। आगे बढ़ेंगे, हरिद्वार से खबर आपको बता दें। हरिद्वार के रुड़की से मां की क्रूरता का एक हैरान करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
वीडियो में महिला अपने बच्चे को बुरी तरीके से पीटती हुई दिखाई दे रही है। बच्चा बार बार मां छोड़ने की गुहार लगा रहा है और पीने के लिए पानी मांग रहा है, लेकिन निर्दयी मां ने बच्चे की एक भी नहीं सुनी और बेरहमी से पीटती रही। अब इस वीडियो पर पुलिस ने संज्ञान लिया है। पुलिस ने मामला चाइल्ड वेलफेयर भी भेज दिया है। धार्मिक मान्यता है कि श्रावण मास में भोले बाबा को गंगा जल से जलाभिषेक करने से शिव भक्तों को मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। शिव भक्त महादेव की कृपा पाने के लिए कांवड़ यात्रा करते हैं। इस साल कांवड़ यात्रा 22 जुलाई से शुरू हो रही है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। आस्था का सावन समागम, कांवड़ पथ पर भोले के भक्त, भक्ति अपार, चले शिव के दरबार, उत्साह बरकरार, थकान बेअसर, धर्म नगरी में आस्था का सैलाब। इस साल सावन का महीना 22 जुलाई से शुरू हो रहा है। 22 जुलाई से 19 अगस्त तक सावन का महीना है। सावन के महीने में ही कांवड़ यात्रा शुरू होती है। कांवड़ यात्रा को लेकर धर्म नगरी हरिद्वार सहित कई राज्यों में तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। कांवड़ यात्री, जिन्हें कांवड़िये कहा जाता है, मां गंगा का पवित्र जल लाने के लिए सैकड़ों किलोमीटर पैदल यात्रा करते हैं। ये जल यहाँ से लेकर बाद में भगवान शिव को अर्पित करते हैं। कांवड़ यात्रा हिंदू धर्म में भगवान शिव के प्रति भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। हिंदू धर्म का सबसे बड़ा आस्था का पर्व कांवड़ मेला आगामी 22 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। सातपुर में आप देख सकते हैं, हालांकि 22 जुलाई से पहले ही जो शिव भक्त है वो हरिद्वार पहुंचना यहाँ पर शुरू हो गए हैं। तस्वीर में आप देख सकते हैं वो शिव भक्त जो है हर की पौड़ी के समीप मां गंगा का जल भरकर अपनी कांवड़ को तैयार करके यहाँ से गत्ते की ओर रवाना हो रहे हैं। हालांकि प्रशासन के द्वारा लगातार कांवड़ मेले की तैयारियों को यहाँ पर पूरा किया जा रहा है। हालांकि प्रशासन का यह भी कहना है कि तमाम जो तैयार है कांवड़ मेले को लेकर वो पूरी कर ली गई है, चाहे वो कांवड़ पटरी हो या फिर शिव भक्तों के लिए जो इंतजाम यहाँ पर किया जाता है, चाहे वो क्रियाओं को लेकर हो या फिर मेडिकल सुविधा को लेकर हो, उसको भी लेकर प्रशासन द्वारा लगातार यहाँ पर पूरी तैयारियां कर ली गई। हालांकि सुबह के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसको लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार अधिकारियों के साथ बैठक भी वो कर रहे हैं। बैठक सभी अधिकारियों के साथ उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं कि जो भी शिवभक्त हरिद्वार यहाँ पर पहुंचेंगे उनको किसी तरीके को भी परेशानी का सामना न करना पड़े। ऐसे में जो लगातार बैठक कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सभी जिले के अधिकारियों की व्यवस्था जो यहाँ पर प्रशासन के द्वारा अब फिलहाल पूरी कर लेगी। हालांकि कांवड़ मेले की शुरुआत जिस तरह से 22 जुलाई को यहाँ पर शुरू होने जा रही है, उसको लेकर सातपुर में आप देख सकते हैं हर की पौड़ी का सातपुर में नजारा है। हालांकि शिवभक्त अभी भी यहाँ पर जो है कांवड़ अपनी मां गंगा का पवित्र जल लेकर करते हुए को यहाँ पर रवाना हो रहे हैं। कैमरा पर्सन के साथ में विकास करे, चंदा टीवी, हरिद्वार। कांवड़ यात्रा की शुरुआत हरिद्वार या गंगा जल भरने के बाद शुरू होती है। कांवड़िये मां गंगा से जल भरते हैं, वे फिर सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करके भगवान शिव के मंदिर पहुंचते हैं। इनमें कई कांवड़िये पैदल सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करते हैं। कांवड़ यात्रा के कई रूट हैं, लेकिन सबसे लोकप्रिय मार्ग हरिद्वार से देवघर तक जाता है। आगामी 22 जुलाई से हिंदू धर्म का सबसे बड़ा आस्था का पर्व कांवड़ मेले की शुरुआत होने जा रही है। इस वक्त हम लोग मौजूद है मां गंगा के तट पर। सातपुर आप देख सकते हैं जो हर की पौड़ी है, यहाँ पर जो शिवभक्त हरिद्वार पहुंच रहे हैं। आगामी 22 जुलाई से पहले ही अपनी यात्रा को जो यहाँ से शुरुआत करें। हर की मां गंगा का सभी शिवभक्त यहाँ पर जो है अपनी कांवड़ को लेकर रवाना हो रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ शिवभक्त पहुंच रहे हैं, हम सभी बातचीत करेंगे। भाई साहब क्या नाम है आपका? आगे कहाँ से आप आए, कैसा लग रहा है? हमारा बहुत अच्छा लग रहा है। हम हर साल आते हैं, मतलब 22 साल हो गया। 22 को मैं जाता हूँ, और 5 मिनट लगता हूँ। देखिए आगामी 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होगी। पहली बात हम लोग चलने को रवाना है। ये आपको मां गंगा के भोले बाबा का आशीर्वाद हमारे साथ, और अपने घर से वापस जाना चाहिए। जब तक मां गंगा का जय बाबा। रास्ते में जिस तरह से आप जाते हैं, किस तरह से पैदल मार्ग आप तय करते हैं? भाई बहुत अच्छा लगता है हमें मां गंगा का जल लगा, भोले बाबा का बहुत अच्छा लगता है। भोले बाबा की जय। कैसा लग रहा है? कब आपकी यात्रा है?
बिल्कुल देखिए जो शिव भक्त 22 जुलाई से पहले ही अपनी कावड़ को यहाँ पे जो है लेकर यहाँ पर निकल रहे हैं और माँ गंगा का कई से लेकर अपने गंतव्य को यहाँ से रवाना होंगे। कैमरा पर्सन के साथ लेकर करी जनता टीवी हरिद्वार। कावड़ यात्रा को काफी कठिन यात्रा माना जाता है। कावड़ियों को गंगा जल अपने कंधे पर रखकर लंबी दूरी तय करनी होती है। ये एक कठिन यात्रा मानी जाती है, इसीलिए यात्रा से पहले शारीरिक रूप से स्वस्थ होना भी जरूरी है। कावड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कावड़ यात्रा शिविर का आयोजन किया जाता है।